हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आर दो नॉवेल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं अपनी कहानी मेरा जलता प्यार का भाग 3 सुनाने जा रहा हूं। अब सुने। इधर मोच की भी अब आंखें खुली तो अपने आप को ऐसे देख उसे भी कल की बातें याद आने लगी। उसने अपनी साइड में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी तजरे तो आरोही को ढूंढ रही थी। उसे अपने अपने पास ना पाकर मोक्ष को फिर से बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसने अपना हाथ उस जगह रखा जहां आरोही थी। पर अब वो जगह ठंडी थी। मतलब काफी पहले ही वो यहां से चली गई थी। उसने अपने कपड़े पहने और खुद को ठीक किया और अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पैकेट उठाकर अपने जेब में रख लिया। तभी उसकी नजर उस बैग पर गई जो कर उसने आरोही के हाथों से छीनकर वहां रखे थे। उसने देखा उस पैकेट में खाना था। शायद वो अपने लिए पैक कर लाई थी, पर उसकी वजह से खा नहीं पाई थी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर कहा, आज से उसके लिए भी हॉस्पिटल से खाना भेजा जाना चाहिए, और फोन कट कर दिया। मोक्ष जब गाड़ी से बाहर आया तो गार्ड अपना सर झुकाए उसके बाजू में खड़े हो गए। वो बोला, वो यहां से कब गई है? उसकी बात पर गार्ड ने जवाब दिया, सर मैम कल रात को ही यहां से निकल गई थी। वो अपने बेटे के पास गई है। गार्ड की बात सुन मोक्ष के हाथ मुट्ठी में कस गए और वो अपने मन में बोला, तो तुम कल सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी ताकि मुझसे दूर जा सको। इधर आरोही ने गर्म पानी से शावर लिया तो उसे थोड़ा आराम मिला। कल मोक्ष उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लाया था तो उसमें से एक उसने पहन लिया और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मोक्ष वही सामने खड़ा था। मोक्ष तो उसे देख देखता ही रह गया। अब आगे, सर मैम कल रात को ही यहां से निकल गई थी। वो अपने बेटे के पास गई है। गार्ड की बात सुन मोक्ष के हाथ मुट्ठी में कस गए और वो अपने मन में बोला, तो तुम कल सोई नहीं थी, बस सोने एक का नाटक कर रही थी ताकि मुझसे दूर जा सको। तारांकन इधर आरोही ने गर्म पानी से शावर लिया तो उसे थोड़ा आराम मिला। कल मोक्ष उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लाया था तो उसमें से एक उसने पहन लिया और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मोक्ष वही सामने खड़ा था। मोक्ष तो उसे देख देखता ही रह गया। मोक्ष के लाए हुए कपड़ों में वो काफी सुंदर लग रही थी। जब आरोही ने मोक्ष को देखा तो उससे अपनी नजरें फेर ली। उसके ऐसा करते ही अभी तक मोक्ष के आंखों में भाव दिख रहे थे, अब वो कहीं गायब हो गए थे और अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। आरोही सीधे चलकर दक्ष के बेड के पास गई, पर तभी मोक्ष ने उसके बाह को पका और अपनी तरफ घुमाकर अपने शर्ट के पॉकेट से एक पैकेट निकाल उसके हाथ में रख दिया। मोक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही उसे आरोही की आह है सुनाई दी। वो काफी धीमी आवाज थी, पर मोक्ष ने सुन लिया था। मोक्ष ने आरोही के बाह को पकड़ते ही उसे वहां पर दर्द महसूस हो रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं था, बस चुपचाप उस पैकेट को देख रही थी। उसे पता था ये क्या है। वो धीरे से बोली, सर मुझे इसकी कोई। वो बोल ही रही थी कि दक्ष बेड पर कसमसाने लगा। आरोही समझ गई कि दक्ष उठने वाला है। मोक्ष उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर अब आरोही उससे दूर हुई और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उस पैकेट में से एक गोली निकालकर खा लिया। आरोही ने बिना नाश्ता करे ही उस गोली को खा लिया था। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी और यही देने मोक्ष यहाँ आया था, तो आरोही ने उसके सामने ही उसे खा लिया ताकि मोक्ष आगे कुछ ना बोले, क्योंकि दक्ष जाग रहा था। आरोही दक्ष के सामने जाकर बैठ गई। वो मोक्ष से कभी कोई बात नहीं करती थी, बस मोक्ष ही उसे सुनाता रहता था। आरोही अभी उससे कुछ बोलने वाली थी। मोक्ष भी बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर दक्ष के जागने की वजह से वो दक्ष के पास चली गई। मोक्ष की हाथों की मुट्ठी कस गई थी। दक्ष दे से ही उठा, उसने आरोही के गले लग गया। आरोही के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी, अपने बेटे को गले लगाकर। और ये सब देख मोक्ष को जलन हो रही थी, उसे और गुस्सा आ रहा था। तभी दक्ष बोला, मम्मा आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या आपको चोट लगी है? दक्ष की बात सुन आरोही ने अपने बाह पर देखा। वहां मोक्ष के उंगलियों के निशान बने हुए थे। उसने पहले ये नोटिस नहीं किया था, और अब वो पर्पल कलर के हो गए थे और उसके गोरे शरीर पर और भी ज्यादा दाग नजर आ रहे थे। मोक्ष उसके लिए स्लीवलेस ड्रेस लेकर आया था। उसके पास कोई और ड्रेस नहीं थी, तो मजबूरन उसे वही ड्रेस पहनी पड़ी। दक्ष को समझाते हुए आरोही बोली, कुछ नहीं हुआ है बेटा, और मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ये तो मुझे किसी चीज की एलर्जी हुई है। अपनी मम्मा की बात सुन दक्ष की आंखों में पानी आ गया और वो सिसकते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हो मम्मा। अब मैं छोटा नहीं हूं, मुझे सब समझ आता है।
आपको कोई एलर्जी नहीं हुई है। आपको चोट लगी है। पहले भी जब उस आंटी ने आपको थप्पड़ मारा था तभी आपको ऐसे ही निशाना बना हुआ था। और आज भी आपको किसी ने चोट पहुंचाई है। पर आप मुझे बताते नहीं हो। जब मैं और बड़ा बनूंगा तो सबको सबक सिखाऊंगा। ये बोल वो दोबारा आरोही के गले लग गया। अपने बेटे की बात सुन आरोही के ना चाहते हुए भी 2 आंसू के बूंद उसके गालों पर लुढ़क गए। उसके दिल में टिस्सी उठी थी। उसका गला भर आया था। उसने कुछ नहीं कहा और दक्ष को बेड पर बिठाकर बाथरूम में चली गई। यही वजह थी कि आरोही इतना डरती थी। दक्ष बाकी बच्चों से ज्यादा मैच्योर था। आरोही बाथरूम में आकर अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी थी। उसे अपना रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था। और वो दक्ष के सामने रोना नहीं चाहती थी। कुछ मिनट बाद आरोही अपना चेहरा ठंडे पानी से धोकर बाहर आई। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया था। पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर रो रही थी। अब उसने उस ड्रेस के ऊपर एक श्रग पहन लिया था। मोक्ष तो कब से बुद्ध बने वही खड़ा सब देख सुन रहा था। पता नहीं उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो वहां से निकल गया। उसके जाने पर भी आरोही ने पलटकर नहीं देखा था। उसने दक्ष को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर गई उसे फ्रेश कराने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दक्ष को फ्रूट खिला रही थी। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने दक्ष का चेकअप किया और बोले सब कुछ ठीक है। दक्ष जल्दी रिकवर कर रहा है। उसे जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब आगे। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया था। पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर रो रही थी। अब उसने उस ड्रेस के ऊपर एक श्रग पहन लिया था। मोक्ष तो कब से बुद्ध बने वही खड़ा सब देख सुन रहा था। पता नहीं उसे कैसा महसूस हो रहा था। तारांकन वो वहां से निकल गया। उसके जाने पर भी आरोही ने पलटकर नहीं देखा था। उसने दक्ष को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर गई उसे फ्रेश कराने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दक्ष को फ्रूट खिला रही थी। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने दक्ष का चेकअप किया और बोले सब कुछ ठीक है। दक्ष जल्दी रिकवर कर रहा है। उसे जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुन आरोही को सुकून मिल रहा था। उसे डर था कि दक्ष के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना निकले। पर सब ठीक था। ये जान अब उसने राहत मिल रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष अपनी गाड़ी में बैठ अपने विला जा रहा था। वो काफी गुस्से में था। उसे किस बात का गुस्सा आ रहा था पता नहीं। वो कुछ याद कर रहा था। एक विला के टेरेस पर उसके साथ वही लड़की थी जिसके बारे में मोक्ष हमेशा सोचा करता है। उस लड़की ने मोक्ष के हाथ से नोटबुक छीनी और भागने लगी। तो मोक्ष ने उसे पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो उसे चिढ़ाकर भागने लगी। उसका हाथ टकर उसके हाथ से वो नोटबुक लेने के उकर में मोक्ष ने थोड़ा जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों से अपनी नोटबुक लेते हुए बोला ऐसा नहीं करते बच्चा कितनी बार समझाया है मैंने कहीं चोट लग गई तो। मोक्ष के ऐसा बोलते ही वो रोने लगी और बोली तुमने मुझे चोट लगाई। देखो ये बोल उसने अपना हाथ आगे कर दिया जो अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष ने पका था। उसका हाथ लाल हो गया था। मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसे चोट लगी। मोक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उस जगह फूंक मारने लगा तो वो और जोर से रोने लगी थी या यूं कहें रोने का नाटक कर रही थी। मोक्ष सब समझ रहा था कि वो रोने का नाटक कर रही है पर फिर भी उसे बुरा लग रहा था। उसके वजह से उसका हाथ लाल पड़ गया था। दरअसल गलती मोक्ष की नहीं थी। उसने उस पर कोई जोर नहीं लगाया था। वो थी ही इतनी नाजुक और उसकी स्किन तो दूध सी सफेद थी तो जल्दी से उस पर निशान बन जाते थे। पर आज उसने तय किया था कि इस बात का अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था पर मोक्ष जानता था उसे कैसे चुप करवाना है। वो बोला क्या चाहिए तुम्हें। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसे पता था कि वो ऐसा किस लिए कर रही थी। मोक्ष के पूछते ही उसने रोना बंद कर दिया था और बोली क्या तुम मेरी बात मानोगे। उसकी बात पर मोक्ष ने उसे अपनी आईब्रो उचकाते हुए देखा जैसे कह रहा हो क्या मैं तुम्हारी बात नहीं मानता और अगर नहीं भी मानी तो तुम मनवा लेती हो। तो अब बताओ जल्दी से क्या चाहिए तुम्हें। मोक्ष का ऐसा रिएक्शन देख उसका मुंह बन गया था पर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो बोली आज सैटरडे है और तुम्हें पता है ना। उसकी बात को बीच में रोकते हुए मोक्ष बोला हाँ पता है आज आंटी ने करेले की सब्जी बनाई होगी और हमेशा की तरह तुम्हें उसे नहीं खाना है ना। मोक्ष की बात पर उन्होंने फिर से अपना मुंह बना लिया और बोली हाँ नहीं खानी मुझे करेले की सब्जी। उस करेले को देखते ही मुझे उल्टी आ जाती है और माँ मुझे जबरदस्ती करेला खिलाती है। अब बताओ मैं क्या करूँ।
उसकी बात पर मोक्ष को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मोक्ष ने उसके हाथ पर फिर से फूंक मारते हुए कहा, तो बोलो क्या चाहती हो मुझे से, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मोक्ष की बात सुन उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर एक स्माइल। वो बोली, तुम्हें पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और माँ आज पूरे खाने में करेला खिलाएगी, तो तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ और मैं ईर पर थोड़ा सा खा लूंगी माँ का दिल रखने के लिए। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना हाथ अपने सर पर मारते हुए कहा, कितनी चालाक हो गई हो तुम। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। इतना बोल मोक्ष जाने लगा तो उसने मोक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, किसी भी रेस्टोरेंट से मत लाना, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ही ले आना। कहीं और से खाया खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, और ना चाहते हुए भी माँ को पता चल जाता है कि मैंने बाहर का खाना खाया था, और फिर वो पनिशमेंट में मुझे 2 दिन करेला खिलाती है। उसकी बात पर मोक्ष जोर से हंस दिया। ये सब याद करते वक्त मोक्ष की नजर उस पैकेट पर थी जो आरोही वही गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। उस पैकेट से साफ पता चल रहा था कि वो किसी फूड स्टॉल से पैक करवाया गया था। मोक्ष बस उस पैकेट को घूर रहा था। उसकी नजरों में जैसे वो खाने का पैकेट चुभ रहा था। अगर वो पैकेट के जगह कोई इंसान होता तो मोक्ष उसे एक पल में जिंदा जला देता। क्या है मोक्ष के गुस्से की वजह? क्या होगा अब आगे? अब आगे कहीं और से खाया खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, और ना चाहते हुए भी माँ को पता चल जाता है कि मैंने बाहर का खाना खाया था, और फिर वो पनिशमेंट में मुझे 2 दिन करेला खिलाती है। उसकी बात पर मोक्ष जोर से हंस दिया। तारांकन ये सब याद करते वक्त मोक्ष की नजर उस पैकेट पर थी जो आरोही वही गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। उस पैकेट से साफ पता चल रहा था कि वो किसी फूड स्टॉल से पैक करवाया गया था। मोक्ष बस उस पैकेट को घूर रहा था। उसकी नजरों में जैसे वो खाने का पैकेट चुभ रहा था। अगर वो पैकेट के जगह कोई इंसान होता तो मोक्ष उसे एक पल में जिंदा जला देता। मोक्ष ने अपने हाथ को जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। कुछ ही देर में मोक्ष अपने विला पहुंचा और फ्रेश होकर ऑफिस निकल गया। मोक्ष की आज उसके अंडरवर्ल्ड की दुनिया से काम था। उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसका असिस्टेंट राज उसे मीटिंग की सारी अपडेट दे रहा था। तभी मोक्ष बोला, ये रॉबर्ट का काम कैसा चल रहा है? उसकी कोई अपडेट है तुम्हारे पास? मोक्ष की बात सुन उसके राज ने एक फाइल मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया। उस फाइल को लेकर मोक्ष देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देख ड्राइवर और राज दोनों के गले सूखने लगे थे। जब भी मोक्ष इस तरह स्माइल करता है तो किसी का तो दुनिया छोड़कर जाने का टाइम हो गया होता था। राज और ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन ना में हिला दी। ड्राइवर तो फिर भी बाहर रहता था, पर राज तो हमेशा मोक्ष के साथ रहता था। उसने मोक्ष का हैवान जैसा रूप देखा था। खुद उसे कभी कभी मोक्ष से डर लगता था। थोड़ी देर में वो उसी हवेली के बाहर थे। जैसे ही वहां मोक्ष की गाड़ी आकर रुकी, गार्ड्स अलर्ट होकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। मोक्ष गाड़ी से उतरकर रॉब से चलते हुए अंदर आ गया। वहां पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। मोक्ष के आते ही सब उठकर खड़े हो गए, सिवाय एक इंसान के। मोक्ष की नजरें जब उससे मिली तो उसने गर्व से अपना सर थोड़ा और ऊपर उठाया। उस इंसान की ये हरकत दे मोक्ष के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। ये वैसी ही स्माइल थी जिसे देख राज को भी डर लगता था। जब मोक्ष अपनी किंग जैसी चेयर पर बैठ गया तो सब लोग भी बैठ गए। मोक्ष ने इशारा किया तो मीटिंग शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। जब सब हो गया तो राज जल्दी से सामने आया और प्रोजेक्टर से एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टर पर कुछ पेपर्स दिखाई दे रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहे थे, और उसके साथ रॉबर्ट और वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले बड़े घमंड से मोक्ष को देख रहा था। उसका नाम रॉय था। उनकी बातें सब सुन रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबको समझ में आ रहा था रॉबर्ट मोक्ष को धोखा देने की कोशिश कर रहा था और मोक्ष ने उसे पकड़ लिया था। अब उसका क्या हाल होने वाला था ये सब लोग जानते थे, सिवाय रॉय के। वो तो अभी भी अकस से बैठा था। आज तो मोक्ष पहले से ही गुस्से में था। उसे किसी पर तो उसे उतारना था और अब तो उसे अच्छा मौका मिला था। उसके आंखों के सामने बार बार आरोही की रोकर लाल हुई आंखें दिखाई दे रही थी और मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। मोक्ष के गार्ड्स ने जब रॉबर्ट को वहां लेकर आ गए तो सब लोग उसकी हालत देखकर डर गए थे। उसे बेहद टॉर्चर किया गया था। मोक्ष ने ना कुछ पूछा ना उसे बोलने दिया, सीधा अपना लाइटर जलाकर उसकी तरफ फेंक दिया।
तो रॉबर्ट की चीखें उस मीटिंग हॉल में गूंजने लगी थी। रॉबर्ट को ऐसे जलता देख सब लोग सहम गए थे। रॉय भी घबरा गया था, पर उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मोक्ष ने एक नजर रॉय को देखा और फिर राज को देखा, तो राज ने एक गन मोक्ष के हाथों में दिया। मोक्ष को गन अपने तरफ करते देख रॉय बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे भाई को नहीं जानते। अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रॉय की बात सुन मोक्ष ने राज को देखा तो वो जल्दी से बोला, इसका भाई वही है जिसे आप पकड़कर सजा देना चाहते थे। उसने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे मारकर वैसे ही सड़क पर फेंक दिया। राज की बात सुन मोक्ष का चेहरा गुस्से काला पड़ने लगा था। उसने अपनी गन उठाई और रॉय की तरफ कर उससे बोला, बहुत जल्दी तेरे उस कमीने भाई को भी तेरे पास भेज दूंगा। इतना बोल मोक्ष ने सीधा उसे शूट दिया और सबकी तरफ देखकर बोला, मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोगों से नफरत है। याद रखना मेरी बात को, और इसे उठाकर टाइट के पिंजरे में डालो, उसका लंच हो जाएगा। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल गया। रॉबर्ट की चीखें तो बंद हो गई थी, पर वो अभी भी जल रहा था। वहां खड़े हर किसी के दिल में मोक्ष की क्वालिटी देख दहशत भरी हुई थी। ऐसे ही सब उसे ब्रूटल किंग नहीं कहते थे। अब आगे राज की बात सुन मोक्ष का चेहरा गुस्से काला पड़ने लगा था। उसने अपनी गन उठाई और रॉय की तरफ कर उससे बोला, बहुत जल्दी तेरे उस कमीने भाई को भी तेरे पास भेज दूंगा। इतना बोल मोक्ष ने सीधा उसे शूट दिया और सबकी तरफ देखकर बोला, मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोगों से नफरत है। याद रखना मेरी बात को, और इसे उठाकर टाइट के पिंजरे में डालो, उसका लंच हो जाएगा। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल गया। रॉबर्ट की चीखें तो बंद हो गई थी, पर वो अभी भी जल रहा था। वहां खड़े हर किसी के दिल में मोक्ष की क्रुएलिटी देख दहशत भरी हुई थी। ऐसे ही सब उसे ब्रूटल किंग नहीं कहते थे। मोक्ष वहां से अपने ऑफिस आ गया था। तभी उसे दक्ष के डॉक्टर का कॉल आया और उसने दक्ष की सारी रिपोर्ट उसे बताई। मोक्ष कुछ सोच रहा था। उसने राज को कॉल कर अपने विला में से सारे सर्वेंट को निकालने को कह दिया था और एक नैनी को अपॉइंट करने को कहा और एक बच्चे के हिसाब से एक रूम तैयार करने को कहकर फोन कट कर दिया। आज मोक्ष के दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। मोक्ष अपने रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से बैठ गया और अपने सर को पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे 5 साल पहले का वो दिन याद आ रहा था। आज मोक्ष का कॉलेज में लास्ट डे था। कॉलेज के बाद उसने और उसके दोस्तों ने आज क्लब जाकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। सब मिलकर क्लब पहुंचे थे। सबने मस्ती की डांस किया। ड्रिंक करने की तो शर्तें लगाई गई थी। आज सबने उसी क्लब में अपने लिए रूम बुक किया था। सब अपनी अपनी मस्ती में थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, पर उनके ड्रिंक करने की रेस खत्म ही नहीं हो रही थी। पर अब धीरे धीरे मोक्ष को बेचैनी हो रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। जब वो वहां से उठकर जाने लगा, तो उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया, पर अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोक्ष ने बाथरूम का बहाना बनाकर कर अपने रूम में आ गया और आते ही अपने रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया। उसे पता था उसके दोस्त नहीं मानेंगे और उसे वापस बुलाने जरूर आएंगे। मोक्ष अब बाहर नहीं जाना चाहता था। उसके रूम में आने के कुछ मिनट बाद ही कोई उसके डोर पर नॉक कर रहा था, पर मोक्ष को लगा उसके दोस्त होंगे जो उसे वापस बुलाने आए थे। पता नहीं कितनी ही देर तक वो डोर नॉक हो रहा था, पर मोक्ष तो आकर बेड पर लेट गया था। उसका गला सूख रहा था। उसने टेबल साइड देखा तो वहां उसे पानी का जग दिखा। उसने जग उठाकर सीधे अपने मुंह से लगा लिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें भी नशे से बंद हो रही थी। वो फिर से बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था। उसे अब और बेचैनी महसूस हो रही थी। वो फिर से कसमसा रहा था, तो उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। मोक्ष ने रूम की लाइट बंद कर रखी थी। उसे उस चीज के टच से एक सुकून मिल रहा था। वो फिर से अपना हाथ फेरने लगा, तो उसे समझ आया कि वहां कोई लेटा है। उसने अपनी बंद होती आंखों से देखने की कोशिश करने लगा। वहां एक लड़की लेटी थी और उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। मोक्ष सोचने लगा, मेरे रूम में मेरे बेड पर लड़की कहां से। ये सोच मोक्ष उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा था, पर अब तक उसकी नशे से हालत खराब हो गई थी। वो ना ही ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। उसकी आंखें अब बार बार बंद हो रही थी, पर उसे उस लड़की को अपने रूम से बाहर निकालना था।
मोक्ष ने फिर एक बार कोशिश करते हुए उस लड़की को उठाना चाहा, पर अब उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो उसके ऊपर गिर गया। मोक्ष जैसे ही उस पर गिरा उसके बॉडी में चेंजेस होने लगे थे। वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा क्यों हो रहा था उसे भी पता नहीं था, पर वो जानता था ये गलत है। वो किसी से प्यार करता था, वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। यही सब सोचते हुए मोक्ष उसके ऊपर से उठने लगा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में उसका हाथ उस लड़की के चेस्ट को छू गया। मोक्ष अपना हाथ हटाना ही भूल गया था। अब उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए थे। उसके चेस्ट पर रखा और उस पर हरकत करते हुए फील करने लगा और उसे अपनी बेचैनी से थोड़ी राहत मिल रही थी। कौन थी वो लड़की मोक्ष के साथ? और क्या हुआ था मोक्ष को? क्या ये किसी की चाल थी? पर वो जानता था ये गलत है। वो किसी से प्यार करता था, वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। यही सब सोचते हुए मोक्ष उसके ऊपर से उठने लगा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में उसका हाथ उस लड़की के चेस्ट को छू गया। मोक्ष अपना हाथ हटाना ही भूल गया था। अब उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए थे। अब उसने अपने हाथ को फेरना शुरू कर दिया था। वो नशे में सब भूल गया था। मोक्ष ने अपना दूसरा हाथ भी उसके चेस्ट पर रखा और उस पर हरकत करते हुए फील करने लगा और उसे अपनी बेचैनी से थोड़ी राहत मिल रही थी। मोक्ष ने एक झटके में उस लड़की के कपड़े उतारे और उसे अपनी बाहों में भरकर किस करने लगा। उसके करीब आने से मोक्ष को ठंडक मिल रही थी। मोक्ष नशे में उसके पूरे बॉडी पर किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। वो लड़की बस कसमसा रही थी और अपने कमजोर हाथों से उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर मोक्ष का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। वो समझ रहा था वो लड़की उसे मना कर रही है, उसे अपने आप से दूर कर रही है, पर सब बेकार था। अब ना मोक्ष अपने काबू में था और नहीं वो लड़की उसे रोकने के काबिल थी। मोक्ष ने तो कब की अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने जैसे ही उसके अंदर खुद को एंटर किया, उस लड़की का समसाना बढ़ गया था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे पर उसकी आंखें बंद थी। रात ऐसे ही निकल गई थी। उस लड़की का कसमसाना कब बंद हुआ था मोक्ष को भी पता नहीं था। वो सो गई थी या बेहोश हो गई थी, पता नहीं। सुबह जब फोन की रिंगटोन से मोक्ष की आंखें खुली तो उसने बेड पर ही अपना हाथ इधर उधर घुमाकर अपना फोन ढूंढना चाहा, तो उसे अपने हाथ में गीलापन महसूस हुआ। मोक्ष ने अपनी आंखें खोल अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर खून लगा था। खून देख उसने अपने साइड में देखा तो शॉक हो गया था। उसके साथ एक लड़की लेटी थी, वो भी बिना कपड़ों के, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मोक्ष ने जब खुद को देखा तो वो भी उसी हालत में था। मोक्ष ने उस लड़की का चेहरा देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे थे, पर तभी फिर से उसका फोन बजने लगा था। मोक्ष का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे उस रिंगटोन की आवाज से इरिटेशन हो रही थी। उसने उस लड़की की तरफ बाया अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना फोन उठाकर देखा तो उनके मम्मी के पहले से ही 25 मिस कॉल थे और अभी भी फोन बज रहा था। मोक्ष ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो उसकी मां रो रही थी। अपनी मां की बात सुन मोक्ष को और एक झटका लगा था। उसने अपने कपड़े पहने और भागता हुआ वहां से बाहर चला गया। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और राज अंदर आया। डोर नॉक होने से मोक्ष अपनी यादों से बाहर आया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, उस दिन मैंने क्यों तुम्हारा चेहरा नहीं देखा? रात में तो मैं नशे में था, पर सुबह तो एक बार देख तो सकता था। तभी राज ने अंदर आकर एक पेपर मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया और बोला, सर ये उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है जो आपने उस दिन मुझे मेडिसिन का रैपर दिया था। इतना बोल राज वहां से चला गया था। मोक्ष ने जब उस पेपर को पढ़ा तो वो हैरान हो गया था। वो एक ऐसी मेडिसिन थी जो सिर्फ कुछ ही पेशेंट पर यूज होती थी। ये मेडिसिन बॉडी को थोड़े टाइम के लिए सून कर देती थी, जैसे इंसान पैरालाइज हो गया हो और चाहकर भी खुद को हिला नहीं पाता था। ये मेडिसिन काफी केयरफुली यूज की जाती थी। ये मेडिसिन एक तरह से इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करती थी। कोई अगर हद से ज्यादा किसी बात का प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हो तो ये यूज करते हैं। मोक्ष बस उस पेपर को देख रहा था। वो समझ रहा था कि उसने जब आरोही को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया था तो उसने इस मेडिसिन को खा लिया था ताकि अपने माइंड को स्ट्रेस से बचा सके, नहीं तो उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता। ये बात जान मोक्ष को फिर से अपने दिल में कसक सी महसूस हो रही थी। इधर आरोही दक्ष को खाना खिला रही थी और आज हॉस्पिटल की तरफ से उसके लिए भी खाना आया था तो वो भी खा रही थी।
आरोही को आगे के बारे में सोचना था। उसकी सारी सेविंग से उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था और अब वो ऑफिस भी नहीं जा सकती थी। दक्ष को उसके केयर की जरूरत थी। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसे छोड़कर वो ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, पर उसे अपने और दक्ष के खर्च के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना था। आरोही ऑफिस के बाद जब घर पर दक्ष सो जाता था तो एक्स्ट्रा काम करती थी। ऑफिस की पेंडिंग पड़ी फाइल्स को रीकवर कर देती थी, तो उसे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो अब वो सोच रही थी, अगर ऑफिस नहीं जा सकती तो घर पर रहकर तो काम कर ही सकती थी। क्या करेगी अब आरोही आगे? और मोक्ष ने क्यों कहा है एक रूम तैयार करने के लिए? दोस्तों, इस महा एपिसोड में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरी विद हॉट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर प्रत्येक दिन अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते हैं। आप सभी के प्यार के कारण हमें उत्साह मिलता है और हम आपके मनोरंजन के लिए अच्छे अच्छे कहानी लेकर आते हैं। आप सभी की मानकर आज हम लेकर आ गए हैं जलता इश्क नामक कहानी का महा एपिसोड। दोस्तों, उम्मीद है कि जलता इश्क नामक कहानी का यह महा एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जहां पहले छोटे छोटे पार्ट में कहानी को अपलोड किया गया था, अब उसी का विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। आइए एक झलक कहानी का सारांश सुनते हैं, फिर कहानी पर आते हैं। अगर किसी को उसका प्यार मिल जाए तो इंसान के दिल में सुकून भर देता है। अगर वही प्यार टूट जाए तो इंसान के दिल में जहर भर देता है। ये कहानी है ऐसे लड़के की जो घमंडी और खतरनाक इंसान था। मोक्ष सिंघानिया, उसे लड़कियों से सख्त नफरत है। फिर एक दिन वो एक लड़की को देखकर हो जाता है दीवाना। कौन है वो लड़की और क्या करेगा मोक्ष उसके साथ? दोस्तों, वीडियो शुरू करते ही वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप सभी के लिए हम काफी टाइम खर्च करके वीडियो बनाते हैं। अब देर न करते हुए सीधे कहानी पर चलते हैं। नाइट क्लब में एक साइड सोफे पर बैठे एक लड़का ड्रिंक कर रहा था। दरअसल वो एक मीटिंग के लिए आया था। ये उसके इलीगल बिजनेस मीटिंग थी जो ऐसी जगह पर थी। मीटिंग के बाद वो बैठ ड्रिंक कर रहा था। एक लड़की कब से उसे देख रही थी। सबके जाने के बाद वो लड़की उसके पास आए और उसके चेहरे पर एक उंगली घुमाते हुए बोली, हाय हैंडसम, अकेले ड्रिंक कर रहे हो? चलो साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, अकेले में वो मजा कहा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नजर देखा और बोला, काफी हॉट हो पर गलत पते पर आए हो बेबी, जाओ यहां से। उसकी बात सुन वो लड़की मोक्ष के गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालकर बोली, तुम्हें देख अब और कहीं जाने का मन नहीं है? उस पर मोक्ष बोला, गलती कर रही हो, मजे के चक्कर में आज की रात सजा ना बन जाए तुम्हारे लिए। वो लड़की बोली, तुम्हारे साथ सजा में भी मजा मिलेगा। ये बोल वो उसके गर्दन को चूमने लगी। मोक्ष ने उसे गोद में उठाया और बोला, लेट्स एंजॉय बेबी, और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। वो दोनों आकर सीधे बिस्तर पर गिरे। उस लड़की की आहें उस रूम में गूंज रही थी, पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी हालत खराब हो गई और अब उसकी चिल्लाने की आवाज उस रूम में गूंज रही थी। पर इसका मोक्ष पर कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा उसने अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वो लड़की कब बेहोश हुई उसे भी नहीं पता। अगली सुबह जब वो लड़की उठी तो उसकी हालत खराब थी। उसने रूम में इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक टेबल पर गई जहां एक नोटों का बंडल और एक टैबलेट रखी थी और एक नोट भी उसमें लिखा था, चुपचाप वो टैबलेट का लेना वरना मेरा मूड तो तुम झेल चुकी हो, गुस्सा नहीं झेल पाओगी। उसने जैसे ही वो नोट पढ़ा वो इतना डर गई उसने झट से वो मेडिसिन खा ली। उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि वो किस लिए है, क्योंकि वो मोक्ष से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। उसके टैबलेट खाने के बाद एक क्लब स्टाफ ने मोक्ष को फोन कर कहा काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष अपने घर जा रहा था। उसे सुबह घर से फोन आया था कि उसके मॉम डैड की तबीयत बिगड़ गई थी। वो जब घर पहुंचा तो उसके मॉम डैड कमरे में आराम कर रहे थे। डॉक्टर पुणे चेक कर हाल में मोक्ष का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोक्ष घर के अंदर आया, उसे देख डॉक्टर जल्दी से खड़े हो गए और उसके बिना पूछे ही बताने लगे, अब वो दोनों ठीक हैं, बस उनका शुगर लेवल बढ़ गया था। मैं इंजेक्शन और दवाई दे दी है, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसा बार बार होना उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आज ट्रीटमेंट लेने में देर हो जाती तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही मोक्ष ने आवाज लगाई, काका। तो एक उम्र दराज आदमी उसके सामने आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके घर के नौकर थे जिन्हें बचपन से मोक्ष कहकर पुकारता था।
उन्हें देख मोक्ष बोला, ये क्या है काका, आपको पता है ना कि मुझे लापरवाही पसंद नहीं, और अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे इसकी सजा देता। इस पर काका बोले, मुझे पता है बेटा, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, पर सच में मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती। घर में सब खाना उनके डाइट के हिसाब से ही बनता है। कल साहब और मालकिन दोनों ने मिलकर मेरे रूम में जाने के बाद चुपके से गाजर का हलवा बनाया और खाया। मैं थक गया था, इसीलिए शायद मैं जल्दी सो गया था, मुझे आवाज नहीं आई, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर मोक्ष बोला, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाए आप अपना काम कीजिए। इतना बोल मोक्ष अपने डैड के कमरे में चला गया। रूम में उसके मॉम डैड चुपचाप सर झुकाए बैठे थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हाँ यही सोच रहे थे कि मोक्ष को कैसे मनाया जाए, उसकी डांट से कैसे बचा जाए। अंदर आते ही मोक्ष बोला, ये की आखिरी गलती है, अगर इसके बाद आपने ऐसा कुछ किया और अपनी तबीयत खराब की, तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। उसके ऐसा बोलते ही दोनों ने कान पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तुम कहीं मत जाना। उनकी इतनी बात सुन मोक्ष ने कहा, यही ठीक होगा आपके लिए, और वहां से चला गया। मोक्ष के जाते ही उसके मॉम डैड का चेहरा उतर गया। वह बोले, ये ऐसा क्यों हो गया है, हमें हमारा पहले वाला मोक्ष कब वापस मिलेगा, क्यों करता है वो लड़कियों से इतनी ज्यादा नफरत। मोक्ष के जाने के बाद उसके मॉम डैड बहुत उदास हो गए थे, पर कुछ नहीं कर सकते थे। इधर दूसरी तरफ एक लड़की एक छोटे 4 साल के लड़के का हाथ पकड़कर मॉल में घर का सामान खरीद रही थी। वह लड़की काफी सुंदर थी। 5 फुट 5 इंच हाइट, रंग गोरा, गोरे ब्राउन हेयर, सुंदर काली आंखें, लंबी लंबी पलकें, तीखी नाक और सुंदर गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। उम्र 26 साल। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, वह भी अपनी माँ जैसा क्यूट था। मॉल में आने जाने वाले लोग बार बार उन्हें ही देख रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे, कितना प्यारा बच्चा है, और वह लड़की देखो, वह भी कितनी सुंदर है, क्या ये दोनों माँ बेटे हैं। उसे सुंदर सी लड़की का नाम आरोही था, और उसके साथ जो क्यूट सा बच्चा जो उसका बेटा था, उसका नाम दक्ष था। आरोही दक्ष के साथ उस मॉल में किचन का जरूरी सामान खरीदने आई थी। वह एक एक करके जरूर की सारी चीज अपनी ट्रॉली में रख रही थी। तभी उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि दक्ष उसके साथ नहीं है, और वह उसे आवाज लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। दक्ष, बच्चा कहाँ हो आप, पर दक्ष उसे नहीं मिल रहा था। तो वह थोड़ा परेशान हो गई और उसे ढूंढने लगी। इधर दक्ष एक जगह देख रहा था। दरवाजे के पास उसे एक छोटा सा पपी दिखाई दिया। वो बस उसे पकड़ने के लिए उसके पास चला गया, लेकिन दक्ष को देख वह कुत्ते का बच्चा आगे भागने लगा। उसे भागता देख दक्ष भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते दक्ष रोड पर आ चुका था। इधर आरोही उसे ढूंढते ढूंढते दरवाजे तक आ गई थी। उसकी नजर जब रोड के बीचों बीच खड़े दक्ष पर गई तो मनो उसकी धड़कनें कुछ पल बंद हो गई। वो जल्दी से भागकर दक्ष के पास जाने लगी। वह दक्ष तक पहुंचती उससे पहले ही एक कार तेजी से आकर दक्ष को टक्कर मार चली गई। अपने सामने दक्ष को ऐसे कार से टक्कर खाता देख आरोही की तो सांस ही अटक गई। वो जोर से चिल्लाई, दक्ष शक शक शक, और उसकी तरफ भागी। जब वह उसके पास पहुंची तो दक्ष पूरा खून से लथपथ रोड के साइड पड़ा था। उसने उसे जल्दी से दक्ष को अपनी गोद में उठाया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। लोगों ने जल्दी से एक गाड़ी में उसे बिठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही दक्ष को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। जल्दी ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। इधर आरोही तो कुछ सोचने समझने के हालात में नहीं थी। उसके साथ आए लोगों ने उसे एक बेंच पर बिठाया। आरोही बस एक तक ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने उसे कहा, आपका बच्चा खतरे से बाहर है, पर एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चों के सर पर एक गहरी चोट आई है और उसका बहुत सारा खून बह गया है। पहले खून का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। जल्द से जल्द आप ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। और आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप काफी रेयर है। ये ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो आप जल्दी से ब्लड डोनेट कर दीजिए। डॉक्टर की यह बात सुन आरोही एकदम चुप हो गई। फिर हिम्मत करके वो बोली, डॉक्टर, मेरा और मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। इस पर डॉक्टर बोले, तो जल्दी से जल्दी बच्चों के पापा को यहाँ आने को कहो। डॉक्टर की बात सुन आरोही की आंखों में फिर से एक बार पानी आ गया। वह जल्दी से बोली, उसके पापा नहीं है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। ये कहकर वह फिर से रोने लगी।
तभी डॉक्टर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर यह ब्लड ग्रुप मिलना काफी मुश्किल है। आपको आपके रिश्तेदारों से एक बार बात कर लीजिए, क्या पता किसी का ब्लड मैच हो जाए, हमारे पास टाइम कम है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही आरोही धर्म से चेयर पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह डॉक्टर को क्या ही बताती। ना ही उसके पास परिवार था, ना ही कोई अपना था तो बस उसका बेटा दक्ष, और आज वह भी ऐसी हालत में था। वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म रही है। डॉक्टर के जाने के बाद आरोही वही चेयर पर बैठकर अपने हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। वो अब डॉक्टर को क्या बत्ती कोई नहीं है उसका अपना एक दक्ष को छोड़कर, और आज उसकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पहले दक्ष को कभी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद दक्ष को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और आरोही सारे शहर के हॉस्पिटल में घूम रही थी ब्लड अरेंज करने के लिए। इधर मोक्ष भी आज इसी शहर आया हुआ था। आज उसकी एक इलीगल बिजनेस की मीटिंग थी और उसके मॉम डैड के वजह से वो लेट था, तो सीधे उसने अपना चॉपर रेडी किया और आ गया। मीटिंग के बाद उसे एक और काम करना था, तो वो सीधा हॉस्पिटल चला गया। दरअसल उसके मॉम डैड के हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना था। वो जी से मिलने आया था। वो डॉक्टर वहां के सीनियर थे और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी, इसीलिए मोक्ष ने उनकी अपॉइंटमेंट ली थी। इधर आरोही लगभग शहर के सारे छोटे बड़े हॉस्पिटल में देख चुकी थी, लेकिन उसे ब्लड नहीं मिला था। हारकर वापस आए और आईसीयू के बाहर से ही दक्ष को देखने लगी। अंदर दक्ष बेजान सा लेटा था। आज आरोही खुद कमजोर और लाचार महसूस कर रही थी। उसका बच्चा इस हालत में लेटा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसके बस में होता तो वो अपनी ब्लड की एक एक बूंद भी दक्ष को दे देती। वो उसे देख लो रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसके बच्चे को बचा ले। दक्ष के सिवा उसका कोई नहीं है, वही तो उसकी जीने की वजह है। पर तभी अचानक दक्ष को क्या हुआ, वो बेहोशी में जोर जोर से हिचकी लेने लगा और उसके पास वाली मशीन से भी आवाजें आने लगी। आरोही तो एकदम डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था दक्ष को क्या हुआ। वो घबरा कर डॉक्टर के केबिन और भागी। वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने डोर नॉक किए बिना ही डोर खोल अंदर चली गई और डॉक्टर के पास जाकर हड़बड़ी में बोली, जल्दी चलिए डॉक्टर, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ है, प्लीज उसे बचा लीजिए। उसकी बात सुन डॉक्टर ने सामने बैठे इंसान से कहा, एक इमरजेंसी है, मैं अभी आया। ये बोल वो उठ गए। उन्हें पता था कि उस बच्चे की हालत गंभीर है, इसीलिए वो सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ चले गए। उनके पीछे आरोही भी चल रही थी। वो रो रही थी, पर कोई था जो बस एक टक आरोही को ही देख रहा था, मानो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। वो भी उनके पीछे चला गया। इधर डॉक्टर अंदर थे, दक्ष को चेक कर रहे थे और आरोही बाहर बैठी अपने सर को पकड़कर रोए जा रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वो ठीक है, अभी तो हमने संभाल लिया, पर ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखकर दी और कहा, ये मंगवा दीजिए, और चले गए। वो इंसान अभी उसे ही देखे रहा था, पर आरोही का तो ध्यान ही नहीं था। उसने उस पेपर को देखा और मेडिकल की तरफ चली गई। उसका कोई नहीं था, वो खीसे कहकर दवाई मंगवाती। वो खुद चली गई। उसके जाने के बाद वो इंसान आईसीयू की तरफ बढ़ गया। वो मन में ही सोच रहा था कि ऐसा भी कौन है और उसे क्या हुआ है जो ये इतना रो रही है। जब उसने आईसीयू रूम में देखा तो पाया वहां एक बच्चा है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे और वो एक टक उस बेड पर लेटे बच्चे को देख रहा था। उसके बाद वो डॉक्टर के केबिन में चला गया और जाते ही डॉक्टर से बोला, वो बच्चा की सका है और उसे क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बोले, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, खून काफी बह गया है और सर पर भी भारी चोट आई है। और बाहर जो लड़की खड़ी थी वो उसकी माँ है। ये सुन पता नहीं उसके दिल में एक टीस सी उठी, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने फिर कहा, कोई और उनके साथ नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये सवाल पूछा, वो क्या जानना चाहता था। पर डॉक्टर ने बड़े शांति से कहा, नहीं, जब से वो यहाँ आए हैं अकेली ही है, ना कोई देखने आया ना कोई संभालने आया, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कोई नहीं है। बस कुछ लोग आए थे जो उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे, बच्चे को एडमिट करा चले गए। और जहां तक बात है बच्चे के पापा की, तो उन्होंने बताया था कि वो एक सिंगल मदर है। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि वो यही सुनना चाहता हो। उसने फिर पूछा, तो अब वो बच्चा कैसा है, या कोई प्रॉब्लम है, वो कब तक ठीक होगा। तभी डॉक्टर बोले, दरअसल उसका काफी ब्लड लॉस हुआ है और पूरे शहर के करीबी भी हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल नहीं है। उस बच्चे का ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, मिल नहीं रहा।
अगले 24 घंटों में ब्लड नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुन उसे याद आया जब वो छोटा सा था तब उसे भी ब्लड की जरूरत थी और वो मिल नहीं रहा था। उसके पापा आउट ऑफ टाउन थे, वो सब छोड़कर आए और उसे ब्लड डोनेट किया। वो अचानक ही बोला मैं बचा सकता हूँ उस बच्चे को, आप मेरा ब्लड टेस्ट कराइए, मुझे यकीन है जरूर मैच होगा क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है। उसकी बात सुन डॉक्टर बोले मिस्टर सिंघानिया, चलिए आगे जाने। उसने कहा कि मैं उसे बचा सकता हूँ, मैं उसे ब्लड डोनेट करूंगा, मेरा ब्लड ग्रुप जरूर मैच होगा क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है। उसकी बात सुन डॉक्टर बोले मिस्टर सिंघानिया क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये कोई और नहीं मोक्ष सिंघानिया था। डॉक्टर ने जल्दी से उसका ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया। डॉक्टर के साथ मोक्ष भी बड़ी बेसब्री से रिपोर्ट का वेट कर रहा था। कुछ देर में रिपोर्ट आ गई, या यूं कहें कि जितनी जल्दी बन सकती थी बनाई गई। दरअसल डॉक्टर नहीं चाहते थे कि मोक्ष का मन बदले और वो ब्लड डोनेट करने से मना करे। आरोही और डॉक्टर ने जो बन सकता था किया था, पर ब्लड नहीं मिल पाया था। डॉक्टर ने तो हार मान ली थी। तभी एक नर्स रिपोर्ट लेकर आई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खून होते हुए बोले ये तो किसी मौजिक से कम नहीं है, अब हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, ये बोल डॉक्टर जाने लगे तो मोक्ष ने उन्हें रोकते हुए कहा पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे अकेले में बात करनी है, एक रूम का अरेंजमेंट करिए। और ऑपरेशन के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए और मेरा नाम भी नहीं, आप सिर्फ इतना बताइए कि ब्लड अरेंज हो गया है। मोक्ष ऐसी बात सुन डॉक्टर हैरान थे, पर मोक्ष से वो कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो हाँ बोलकर चले गए। इधर आरोही अभी भी आईसीयू के बाहर खड़ी थी। उसके आंखों में अभी पानी था और वो दक्ष को देख रही थी। तभी वहां डॉक्टर आए और आते ही मुस्कुरा कर बोले अब घबराने की कोई बात नहीं ही है, ब्लड डोनर मिल गया है और ब्लड मैच भी हो गया है। आप फैसले उनसे जाकर मिल दीजिए, वो वेटिंग रूम में आपको मिल जाएंगे, फिर हम ब्लड ट्रांसफर करेंगे, इतना बोल डॉक्टर चले गए। आरोही का तो खूनी का ठिकाना नहीं था, अब उसका दक्ष ठीक होगा। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और वेटिंग रूम की तरफ चली गई। उस तरफ जाते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अब ये खुशी से थी या फिर कुछ और पता नहीं। जैसे ही आरोही अंदर आई उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ, पर जैसे ही उसकी नजर सामने चेयर पर बैठे मोक्ष पर कोई, वो कुछ बोल नहीं पाए। आरोही बस मोक्ष को देख रही थी और मोक्ष भी उसे ही देखे रहा था। आरोही ने जब मोक्ष के आंखों में देखा उसे टीसी की याद आई, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष की कर्कश आवाज आई, तो तुम हो उस बच्चे की मां? मोक्ष की ऐसी आवाज सुन वो थोड़ी घबरा गई, पर उसने जल्दी खुद को संभाल कर बोली हाँ वो मेरा बेटा है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे बेटे को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके ऐसा कहने पर मोक्ष जोर से हंसा। उसकी हंसी काफी डेंजरस थी, आरोही को बड़ा अजीब लग रहा था। पर अचानक मोक्ष चुप हुआ और बोला मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई काम बिना फायदे के नहीं करता, और मेरा एहसान मत मानो, मेरा एहसान उतारो। मोक्ष की कोई भी बात आरोही को समझ नहीं आ रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी थी, वो वहां से जा भी नहीं सकती थी, ये इंसान उसके बेटे को बचाने वाला था। तभी मोक्ष अपनी कर्कश आवाज में फिर बोला एक डील है तुम्हारे लिए। आरोही बोली कैसी डील? मोक्ष बोला मैं तुम्हारे बेटे को ब्लड डोनेट करूंगा, उसके ऑपरेशन का सारा खर्च मैं करूंगा और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अरेंज करूंगा बदले में। इतना बोल मोक्ष थोड़ा रुका और आरोही को देखने लगा। आरोही भी सवालिया नजरों से उसे ही देखे रही थी। मोक्ष बोला बदले में तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा, मैं जब तक चाहूं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। उसकी ये बात सुन आरोही तो सन पड़ गई थी, या ये कहें कि उसकी बातें डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस मूर्ति की तरह खड़ी थी। मोक्ष बोला अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊं तो तुम्हें मेरा होना होगा, खुद को मुझे सौंपना होगा। डील मंजूर हो तो बोलो, सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास, फैसला लेने के दिए बता देना, ये बोल मोक्ष बाहर निकल गया। आरोही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं पहले का ही जख्म भूल नहीं पाए और अब एक और घाव। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने खुद को शांत किया और सोचने लगी। जाहिर सी बात है, खुद को उस इंसान को सौंपना मतलब एक तरह से उसकी मिस्टेस बनना। पर वो सारे प्रयास कर चुकी थी, शहर का हर एक हॉस्पिटल देख चुका थी, अब एकमात्र यही रास्ता था। उसके आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य चलने लगा, वो एक बेड पर लेटी हुई है और कोई उसके ऊपर लेटा है और वो छूटने के लिए छटपटा रही है, पर वो उस पर अपनी पकड़ कहकर अपनी मनमानी कर रहा है। वो अपनी आंखें खोल उसे देखना चाहती थी, पर शायद वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। वो दर्द से बस तड़प रही थी, उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे, वो बस खुद को छोड़ने की मिन्नत कर रही थी।
ना वो इंसान रुका और ना ही आरोही के आंसू, ये सब सहते वो बेहोश हो गई, वाइन से, दवाई से या फिर दर्द से, खीसे पता डे से ही उसे वो रात याद आती, उसकी हालत खराब हो जाती। उसे उसकी दवाई चाहिए होती थी, पर आज उसके पास उसकी दवाई नहीं थी। उसे पैनिक अटैक आया था, वो ऐसे ही फर्श पर लेट गई। दरवाजे के बाहर खड़ा मोक्ष उसे तड़पते हुए देख रहा था। उस रात को याद करते ही आरोही को पैनिक अटैक आ गया और वो वहीं फर्श पर लेट गई। उसे उसकी दवाई चाहिए थी और अब वो उसके पास नहीं थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका पूरा शरीर कुछ ही मिनटों में पसीने से भीग गया था। वो इधर उधर कसमसा रही थी, कुछ मिनटों में वो बेहोश हो गई। उसकी ये हालत मोक्ष दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था, उसे तड़पते हुए देख रहा था। उसके दोनों हाथ अपनी पंठ के पॉकेट में थे। वो एकटक आरोही को घूरते हुए अंदर आया और उसके पास खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा। सुंदर सा चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखों बंद थी, पर रो रोकर आंखों की पलकें भी सूजे हुए थे। होंठ सूखे हुए थे, गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी थे। उसे देखकर मोक्ष उसे गोद में उठाया और एक बेड पर लिटा दिया। दूसरी तरफ मोक्ष का घर। मोक्ष के मॉम डैड अंडरस्को सीमा और विजय आज उदास थे। दोनों ने कई बार मोक्ष कॉल की था, पर मोक्ष ने रिसीव नहीं किया था। इसीलिए सीमा और विजय नाराज थे, क्योंकि मोक्ष उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। तभी वहां पर एक लड़का हंसते हुए जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, मॉम डैड, जब आपको पता है कि भाई आपसे गुस्सा होंगे तो फिर आप अपना गया क्यों नहीं रखते? भाई जताते नहीं है, पर उन्हें फिक्र होती है आप दोनों की। असल में भाई को सबकी फिक्र है, बस बोलते नहीं है। पार भाई ने आपको अच्छी सजा दी। भाई आपसे बात ही नहीं कर रहे, ये बोलो जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देखा, सीमा जी गुस्सा करते हुए बोली, जब तुझे ऐसी सजा देगा तब तुम्हें समझ आएगा। ये सुनते ही आदित का मुंह बन गया। आदित मुंह बनाते हुए बोला, भाई मुझसे बात ही कहाँ करते हैं, बोलते भी है तो सिर्फ डांटने के लिए, और कभी उनसे मिलने ऑफिस जाओ तो भी डांट कर भगा देते हैं। ये है आदित, मोक्ष का छोटा भाई जनाब। 25 साल के हो गए, बचपन चला गया पर बचपना अभी भी वैसा ही है। आदित थोड़ा उदासी से बोला, भाई पहले कितना कूल थे, सबसे कीमती, प्यार से हंसकर बातें करते थे, हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।